students and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are again going to discuss about The Hindu. आज है 28 अक्टूबर 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उसके अलावा आज के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स के बारे में। तो हम इसके साथ साथ इस चीज़ पे भी ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम आज के न्यूज़पेपर को हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आज की हेडलाइन से। तो जानते हैं क्या कहा होम मिनिस्टर अमित शाह ने। स्टेट शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड लॉ एंड ऑर्डर। सो लॉ एंड ऑर्डर पे स्टेट्स के पास यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, इस बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। अब लॉ एंड ऑर्डर कौन सी लिस्ट के अंदर आता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट पे लॉज बनाते हैं सेंटर, स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाते हैं स्टेट, और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से स्टेट लिस्ट के अंदर आया, तो क्या उसके ऊपर सेंटर अपनी टिप्पणी दे सकता है या हस्तक्षेप कर सकता है? तो आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कहता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा लॉ बनाना हो तो पार्लियामेंट बना सकता है, प्रोवाइडेड वो 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा का अप्रूवल ले ले। दूसरी चीज, डेलीगेट्स भी भेजे जा सकते हैं, एडवाइजर्स भी भेजे जा सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को बड़े भाई की जिम्मेदारी दी है। अगर कोई भी स्टेट प्रॉब्लम में हो तब भी वो जाके वहां पे हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये उनको पावर दी गई। अब आइए जानते हैं कि आज के इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें दी गई। सबसे पहले उन्होंने बात करी है यूनिफॉर्म लॉज की, और कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स पे इन्होंने ये चीज कही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका मानना है कि टेरर पे यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए, और उसके अलावा जो अदर क्राइम्स हैं, जो बॉर्डरलेस क्राइम्स हो गए हैं आज के समय में, फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम्स, उनके लिए भी जो है यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 2024 तक हर एक स्टेट के अंदर अपना एक ऑफिस होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पावर अभी हाल फिलहाल में बढ़ा दिए गए हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन भी दे दिया गया है, और उसके अलावा उनको यह पावर भी दे दी गई है कि टेरर केसेस में वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। किसी भी इंसान की जो ऐसे कार्य में जुड़ा हुआ है उसकी जायदाद को जब्त किया जा सकता है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी चाहते हैं कि डेटा को हम सेंट्रलाइज करें, इन द सेंस कि एक जगह सारी डेटा हो तो हम बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और ये अप्रोच भी काफी ज्यादा अच्छा है। समझिए आप इस चीज को कि अगर आपके नोट्स अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, आधे नोट्स आपने इस बुक में बनाए हैं, आधे नोट्स आपने उस बुक में बनाए हैं, तो आप उन्हें प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे, और जब आपको जरूरत होगी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो छूटी जाएगी। बट कितना अच्छा हो जब आपके नोट्स पूरी बढ़िया तरीके से एक ही जगह पे हों और प्रॉपरली स्ट्रेटिफाइड हो। वैसे ही अगर ये डेटा स्ट्रेटिफाइड होती है तो हम आसानी से उस चीज को यूज कर पाएंगे और हमारे लिए वो ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इसके लिए फॉलो किया जाने वाला है प्रिंसिपल ऑफ 1 डेटा 1 एंट्री। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम दिया गया है कि वो मेंटेन करे नेशनल टेरर डेटाबेस। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह काम दिया गया है कि वो डेटा शीट बनाए अबाउट फाइनेंशियल क्राइम्स, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह काम दिया गया है कि वो नार्कोस क्राइम के ऊपर इस चीज की लिस्ट बनाए। नार्कोस क्राइम मतलब हो गया ड्रग रिलेटेड, जितने भी जो ड्रग्स बिक रहे हैं और उसका जो क्राइम होता है उसके लिए स्पेसिफिक ये डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम जनरली एनसीबी के नाम से जानते हैं। होम मिनिस्टर ने स्टेट्स को इस चीज के लिए भी प्रोत्साहन दिया कि उन्हें नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे नेट ग्रिड भी बोला जाता है। फिलहाल नेट ग्रिड ऑपरेशनल है, जो कि 11 एजेंसीज के डेटाबेस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। तो वही चीज मैं वापस बोलना चाहूंगा कि जब डेटा एक जगह हो और प्रॉपरली हमारे लिए एसेसेबल हो तो उसका यूज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और सही समय पे वो हमारे सही काम आता है। अगर थोड़ा सा डीपली जाके सोचे तो इसके अंदर 2 पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। एक तो आता है नेशनल सिक्योरिटी वाला, जिसके अंदर हम यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज सही है, जितना ये दिख रहा है उस हिसाब से ये चीजें सही है। दूसरा इसके अंदर आता है ओवर सेंट्रलाइजेशन। सेंटर अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा है, और पावर का सिंपल बेसिक रूल है, जिसके पास भी होगा वो चाहेगा कि उसकी पावर एक्सपांड हो। स्टेट चाहेगा
कि स्टेट की पावर इंक्रीज हो, सेंटर चाहेगा सेंटर की पावर इंक्रीज हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटर इज एक्चुअली फ्लेक्सिंग इट्स पावर, वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल अप्रोच सही लग रहा है, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब देखते हैं इसका आगे जाके परिणाम क्या निकलता है। अब चलते हैं अगली हेडलाइंस की तरफ, जो कि आई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। मिशन टू एंड व्हेन गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके रीयूनाइट विद इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, मैं क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 1947 की बात कर लेते हैं। 1947 में जो भी हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, और उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के साथ हमने साइन किया था, और उसके बाद में जितने भी तरीके के डिसीजन लिए गए, जैसे कि मान लीजिए यूएन के पास जाने का डिसीजन और बाकी सारी चीज, उससे एक चीज सामने आई कि कश्मीर जो है वो बट गया। एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और बाकी बचा हुआ कश्मीर जो हमारे कब्जे के अंदर है। अब कश्मीर को यूनाइट करना है क्योंकि सारा कश्मीर हमारा है, सिंपल सी बात है। पर पहले हमारा सिर्फ फोकस होता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, बट स्टेटमेंट के अंदर आप देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान का भी जिक्र किया गया है, तो हमने हमारा अप्रोच बढ़ा लिया है, हमने उस चीज को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया 1994 में, उसमें भी स्पेसिफिकली ये लिखा गया है रिट्रीविंग पीओके। ये हमने शपथ ली थी, ये हमने निर्णय किया था कि हम पीओके को वापस लेंगे। इसके अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान का कोई भी जिक्र नहीं है। बट अब हमने हमारा अप्रोच बढ़ा लिया। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर या बड़े लेवल के अधिकारी इस तरीके की कोई भी बात कहते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कब कही मिस्टर सिंह ने यह बात, तो मिस्टर सिंह ने ये शौर्य दिवस पे बात कही। अब शौर्य दिवस पे भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि शौर्य दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। अलग अलग तरीके की एग्जाम में अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जा सकता है। तो शौर्य दिवस हम मनाते हैं अक्टूबर 27, 1947 को। ये वो दिन है जिस दिन इंडियन आर्मी को लैंड कराया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि वो वापस पोजीशन ले सके जम्मू एंड कश्मीर की। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया महाराजा हरि सिंह जी के साथ, और अगले ही दिन अक्टूबर 27 को वहां पे हमारी इंडियन आर्मी पहुंच गई, और जो ट्राइबल के बेस में पाकिस्तानी आए थे ताकि वो कश्मीर का कंट्रोल ले सकें, कश्मीर को अपने अंदर एसिमिलेट कर सके, उन्हें खदेड़ के वापस भगा दी। जब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की पीओके की, तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट हाल फिलहाल के लिए हम यहीं तक रुकेंगे और इस आर्टिकल पे ही हमारी बात कंप्लीट। चलिए बात करते हैं अब आज के एडिटोरियल की। तो आज का एडिटोरियल है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसके ऊपर मेनली ये फोकस करता है, और उसके अलावा ये अपनी रेफरेंस देता है 1962 के क्यूबन क्राइसिस के बारे में। अगर आपको क्यूबन क्राइसिस के बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहले मैं थोड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, हमारा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स के अंदर बट गया, एक तो वेस्टर्न ब्लॉक और एक ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न था कैपिटलिस्ट और ईस्टर्न था सोशलिस्ट ब्लॉक, जिसको लीड कौन कर रहा था, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे बोला जाता है। और जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और उसे लीड कर रहा था यूएसए। तो ये दो ब्लॉक आमने सामने आ गए और इनका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। कैपिटलिस्ट ब्लॉक मानता था कि हर एक चीज जो है मार्केट डिटरमाइन करे, हम किसी भी तरीके का बिना मतलब सपोर्ट नहीं देंगे, मार्केट अपने हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन करेगा और मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगी, इस तरीके से ये गेम चलेगा। जबकि सोशलिस्ट रशिया ये मानता था कि लेबर की वैल्यू होनी चाहिए, वही मार्क्स वाली सिद्धांत, पूरा लेनिन ने उसी फ्रेमवर्क पे इस चीज को बनाया था। 1917 के रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे सोशलिज्म आ गया था, तो वही लाल छलाम वाली कहानियां चल रही थी यूएसएसआर के अंदर। हर एक ब्लॉक अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था। यूएसएसआर वाला ब्लॉक ये चाहता था कि वो कम्युनिज्म को फैलाए, सोशलिज्म को फैलाए, पूरे विश्व को लाल रंग से रंग दे बिल्कुल। और कैपिटलिस्ट ब्लॉक ये चाहता था कि हम किसी भी तरीके से जो सोशलिस्ट यूएसएसआर है उसकी पावर को ब्लॉक कर सके। और उसी दरमियान हुआ 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब क्यूबा जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्यूबा अमेरिका के पास एक देश है जो कम्युनिस्ट बन गया था उस समय पे, जिसको रूल कर रहे थे फिडेल कास्ट्रो, वहां के कम्युनिस्ट लीडर। अब वहां पे क्या चीजें हुई, क्या घटनाएं घटी, उसको हम आगे समझेंगे।
पहले हम जान लेते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। अब हम आ जाते हैं हम आर्टिकल के ऊपर। अभी तक हमने हिस्ट्री जान ली कि क्या क्या हिस्ट्री के अंदर दी गई चीजें हैं। अब आ जाते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर और इसके साथ इन सारी चीजों को रिलेट करके बढ़िया से क्लब करके और इसका एनालिसिस करते हैं। तो रशियन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो ये रहा है कि रशिया इतना स्ट्रांग है कि वो कभी भी नहीं हारेगा और यूक्रेन इतना मजबूत नहीं है, इवन दो इट इज हैविंग सपोर्ट ऑफ नेटो, तो भी इतना मजबूत नहीं है कि वो रशिया को हरा सके। जो रशिया को लगा था कि हम 2-4 महीने के अंदर या फिर 15-20 दिन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करके निकल जाएंगे, हमारा जो वेस्टेड ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट कर पाएंगे, वो नहीं हुआ। 9 महीने से ज्यादा लंबी वॉर चल चुकी है और अभी तक इसका कोई परिणाम निकला नहीं है और 2023 तक इसका कोई परिणाम निकलेगा ऐसे हमें लगता भी नहीं। अब इस समय पे एक चीज के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है कि कब इसका सोल्यूशन आएगा, कब सीज फायर होगी, वो तो बात की बात है। बट मीनवाइल किसी भी तरीके का न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा बात चल रही है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन को अक्यूज किया है कि वो डर्टी बॉम्ब प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हीं सारी चीजों को लेते हुए अलग अलग तरीके के स्टेप उठाए गए रशिया की तरफ से, जिसकी तरफ मेन चीज हम ये देख पा रहे हैं कि वो न्यूक्लियर अटैक के लिए अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है किस चीज का? 1962 क्यूबन क्राइसिस का। अब जानते हैं कि क्या हुआ था क्यूबन क्राइसिस में। On October 16, 1962, US President John F. Kennedy was informed that USSR was preparing to deploy medium and intermediate range nuclear missile in Cuba. क्यूबा के अंदर यूएसएसआर जो है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर रहा है, सिंपली इतना। इसकी जानकारी मिली 16 अक्टूबर को यूएसए के प्रेसिडेंट को। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने डेलिब्रेशन की, लोगों को बैठाया, एडवाइजर्स को बैठाया, पूछा कि क्या किया जाए। तो मेन परिणाम ये निकला कि किसी भी तरीके से रशिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्वारंटीन कर दिया किसको? क्यूबा को। क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया और क्यूबा के अंदर आने वाले माल सामान के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी एक तरीके से। अब ऑब्वियसली यूएसएसआर रिएक्ट करेगा, यूएसएसआर को गुस्सा आएगा। ये चीज यूएसए के प्रेसिडेंट को भी मालूम थी, उन्हें भी इस चीज की जानकारी थी। तो उन्होंने अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी को यह बोला कि आप बैक चैनल पे बात करते रहिए यूएसएसआर के साथ, क्योंकि दोनों पार्टी यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो। यही चीज है, जब आपको मालूम है कि दोनों एक दूसरे को मारेंगे और कोई भी नहीं बचेगा, तो आप किसी भी तरीके से झगड़े में नहीं जाना चाहते। बैक चैनल से ये चीज डिस्कस की गई और बैक चैनल से ये परिणाम निकला कि यूएसएसआर जो है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स विड्रॉ करेगा, वहां से न्यूक्लियर वॉरहेड विड्रॉ कर लेगा। बट क्या यूएसएसआर बिना कुछ लिए ऐसे ही वॉरहेड अपने विड्रॉ कर लेगा क्यूबा से? जी नहीं। इस चीज के बारे में उस समय पे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। बट सामने यूएसए ने यह प्रॉमिस किया था कि वो अपनी जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल विड्रॉ कर लेगा टर्की से। तो टर्की से अगर विड्रॉ होती है यूएसएसआर सेफ फील करेगा, और जब क्यूबा से विड्रॉ होती है तो यूएसए सेफ फील करेगा। तो ये दोनों के बीच में जो है आदान प्रदान हुआ और दोनों एक समझौते पे आए। बट ये समझौते के बीच में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ गए, उनके बारे में जान लेते हैं। हुआ ये कि ऑन अक्टूबर 27 अ यूएस सर्वेलेंस फ्लाइट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सोवियत यूनियन एयर डिफेंस। उसे नष्टो नाबूद कर दिया गया था, वो सर्वेलेंस कर रहा था क्यूबा के ऊपर, और इसी बीच उसको मार गिराया किसने? यूएसएसआर ने। मेजर रुडोल्फ एंडरसन वाज शॉट डाउन। बट दोनों ही कंट्री ने किसी भी तरीके से इस बात को बाहर नहीं आने दिया। इसके पीछे रीजन ये था कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, चीजें एस्केलेट हो सकती है। दोनों न्यूक्लियर पावर है, जब भिड़ेंगे तब विध्वंस होगा, बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों ये चीज जानते थे। इसी के अलावा 26 अक्टूबर को एक और घटना घटी। सोवियत की न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन B-59, उसने पाया कि वो यूएसए से घिर चुकी है बुरी तरीके से। अब ऐसी घटना में क्या किया जाए? यूएसए को यह मालूम नहीं था कि इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, और सबमरीन के अंदर किसी को भी यह मालूम नहीं था कि क्यूबा के अंदर इस तरीके से क्वारंटीन चल रहा है। तो उस समय पे कैप्टन वेलेंटीन सावित्स्की ने यह डिसीजन लिया कि वो जो है न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करेंगे। उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अब तो न्यूक्लियर वॉर हम शुरू कर रहे हैं। बट इसको वीटो कर दिया कैप्टन वॉल्सली ने, क्योंकि उस समय पे क्या होता था, दो लोगों के ऑथराइजेशन की जरूरत होती थी किसी भी अटैक को लॉन्च करने के लिए। यूएसएसआर उस मेथोडोलॉजी को फॉलो करता था, एंड थैंकफुली उस दिन वो मिसाइल लॉन्च नहीं हुई। अगर दोनों एक चीज पे सहमत हो जाते कि मिसाइल लॉन्च करनी है, तो भैया विध्वंस हो जाता, क्योंकि अमेरिका पे अगर अटैक होता
तो अमेरिका डेफिनेटली किस पे अटैक करता? यूएसएसआर पे अटैक करता। तो एक लेसन तो हमें सीखने के लिए मिला कि दोनों के पास इनफ रीजंस थे कि वो वॉर को शुरू कर सके। दोनों के पास अच्छे खासे रीजंस थे कि वो अटैक कर सके, बट दोनों ने ऐसा नहीं किया। इवन दो व्हेन दे डिडंट इवन लाइक ईच अदर, फूटी आंख नहीं सुहाते थे एक दूसरे को, पर फिर भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। क्या रीजन था? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड डिस्ट्रक्शन। एकदम बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हमारे सामने आता। तो किसी भी तरीके से जो दो न्यूक्लियर पावर है उन्हें आमने सामने आने से बचना चाहिए। रशिया अपने आप को वॉर पे देख रहा है विथ नॉट नॉन न्यूक्लियर यूक्रेन बट विथ नेटो, उसके साथ अपने आप को वॉर पे देख रहा है। और इसी चीज को आगे ले जाते हुए मिस्टर पुतिन ने क्या किया, अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया कि वो सिग्नल कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी हैं। जैसे कि उन्होंने मिड फरवरी के अंदर लार्ज स्केल पे एक्सरसाइज में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को इन्वॉल्व किया, एज वेल एज ऑन February 27 उन्होंने न्यूक्लियर फोर्स को स्पेशल कॉम्बैट अलर्ट पे रख दिया कि कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, भाई साहब रेडी रहिए, हम कभी भी आपको जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो सितंबर 21 को उन्होंने 4 रीजन के अंदर रेफरेंडम की घोषणा कर दी, और उसके अलावा अपने भाषण में वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, और उन्होंने बताया कि रशिया के पास ज्यादा आधुनिक हथियार हैं और वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाला, और ये कोई भी तरीके से ब्लफ नहीं है। वी आर रेडी फॉर इट। हाल फिलहाल में रशियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी अपने काउंटर पार्ट्स, मतलब दूसरे देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके की प्रोसेस होनी चाहिए। वो ये चीज बोल रहे हैं कि यूक्रेन जो है डर्टी बॉम्ब तैयार कर रहा है। इस चीज के बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे वेपन्स यूज किए जाते हैं तो ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, तो यूज नहीं किए जाने चाहिए। बहरहाल इंपॉर्टेंट यही है कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना हो, क्योंकि हो सकता है कि नेटो वापस न्यूक्लियर वेपन यूज ना करे, बट मिस्टर पुतिन विल फाइंड हिमसेल्फ डीपली आइसोलेटेड। उनका हाथ पकड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इंडिया अभी उनका सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उनके साथ है, क्योंकि वो उस तरीके का वेपन यूज नहीं कर रहे। अगर ऐसा कुछ वो कर लेते हैं तो इंडिया भी मजबूर हो जाएगा उनका हाथ छोड़ने के लिए। उसके अलावा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको ज्यादा डर लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि देखो यूक्रेन के साथ ऐसा हो गया, तो बाकी नेशंस भी जो है न्यूक्लियर वेपन तैयार करने की तरफ बढ़ेंगे। और हम ये कभी भी नहीं चाहते कि बाकी देशों के पास इस तरीके के वेपन्स आए। रीजन ये नहीं है कि हम ज्यादा पावरफुल फील करना चाहते हैं, बट जब भी न्यूक्लियर वेपन्स फैलेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ही हमें लेके जाएंगे। हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस कर सकें। बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि सीज फायर तो किसी भी तरीके से नहीं होने वाला। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किसी तरीके से रशिया को जो है हम मोटिवेट करें, उन्हें परसुएट करें कि भैया इस तरीके का कोई भी कदम ना उठाएं, सबके लिए हार्मफुल होगा। और रशिया को इस चीज के बारे में बताया जाए कि ऐसी चीज आप ना करें। अब उसके पीछे क्या क्या मीन्स एंड ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि क्यों ये टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया रशिया को संभालने के लिए। पहली चीज तो विंटर आने वाली है, और विंटर में किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो अब चीजों को एस्केलेट करेंगे दोनों कंट्रीज। दोनों कंट्रीज चाहेंगे कि विंटर आने से पहले जो है परिणाम आ जाए, और इसी कारणवश मिसकैलकुलेशंस होंगी, अलग अलग तरीके के कदम उठाए जाएंगे जो कि नहीं उठाए जाने। अब इस समय पे क्या किया जा सकता है? सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो तो पैरालाइज्ड फील कर रही है, वो तो कोई तरीके का कदम नहीं उठा पा रही। हम क्या कर सकते हैं कि जो G20 है उसके चेयरमैन फिलहाल इंडोनेशिया है, और अगली जो चेयर मिलने वाली है वो है इंडिया को। दोनों इंडोनेशिया एज वेल एज इंडिया रशिया को बॉयकॉट करने के खिलाफ है। दोनों रशिया को किसी भी तरीके से बॉयकॉट नहीं कर रहे, और हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों अब इसके अंदर ये चाहेंगे कि G20 समिट के अंदर, और जो साइडलाइन में वो मिलते हैं रशिया के साथ, उन्हें समझाएं कि किस भी तरीके से इस तरीके का आप कदम ना उठाएं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाए और प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। तो ऑल एंड ऑल व्हाट वी कैन होप इज ऐसी घटना ना घटे, और देखते हैं अब आगे क्या होता है, किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती। विल वेट फॉर इट एंड विल फॉलो अप इन नेक्स्ट एडिटोरियल और इन नेक्स्ट न्यूज। अब हम बात करते हैं अगले एडिटोरियल की, जिसके अंदर यह बताया गया है कि ओवर 50% ऑफ एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम हैव बीन डिसकंटिन्यूड, सबस्यूम्ड, रिवैम्प्ड और रैशनलाइज्ड इनटू अदर स्कीम्स। मतलब 50% से ज्यादा स्कीम्स को या तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, या किसी और स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया है, या उसका फ्रेमवर्क पूरी तरीके से बदल दिया गया है।
तो ये सारी चीजें की गई, जिसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। उन्होंने कहा है कि देयर आर जस्ट 3 स्कीम्स, जो कि पहले कितनी थी, 19 स्कीम्स थी। अब कौन कौन सी स्कीम्स है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। मिशन शक्ति itself replaced 14 schemes which include बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिशन शक्ति के अंदर ही 14 स्कीम को डाल दिया गया। अब जानने वाली बात यह है कि क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इस चीज से बेनिफिट होगा, इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि क्या नंबर ऑफ स्कीम्स को अगर हम कम कर देते हैं तो उससे कुछ बेनिफिट होगा। कुछ लोगों को लगता है कि इससे जो है कि गवर्नेंस बेटर होगी, बट क्या एक्चुअली बेटर हो रही है, इसके बारे में इसके अंदर विथ फैक्ट्स विथ डेटा वरुण गांधी जी ने यहाँ पे डिस्कशन किया। इन्होंने कहा है कि जो स्कीम कम हो गई है वो तो ठीक है, उसके अलावा जो उनके फंडिंग है उसको भी काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, फंड हटा दिया गया है उसके अंदर से। यहाँ उन्होंने एग्जांपल शेयर किया, जून 2022 के अंदर 1.2 लाख करोड़ फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का बैंक के साथ पड़ा है और सेंटर के लिए उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उन्हें इंटरेस्ट लेने के लिए तो रखा नहीं है वहां पे, वो किसके लिए, वो स्कीम्स के लिए, वो वेलफेयर स्कीम्स के लिए है, तो वहां से निकाल के उसे लोगों के मदद के लिए यूज किया जाना चाहिए। एक यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल लिया गया है निर्भया फंड का। अब निर्भया फंड क्या है वो आप सब जानते हैं। निर्भया केस जो हुआ उसके बाद एक निर्भया फंड बनाया गया ताकि वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, उस पर ज्यादा से ज्यादा हम जो है स्पेंड कर सकें। 1000 करोड़ एनुअली इसके अंदर डाला गया। और इस फंड की एक और खास बात है कि ये फंड लैप्स नहीं होता। जैसे ही बजट आने वाला होता है, जो आपने पैसा खर्च नहीं किया है वो वापस चला जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो पैसा आपने यूज नहीं किया वो उसी के अंदर रहेगा और वो जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने निर्भया फंड के बारे में। निर्भया फंड के अंदर एक्चुअली में फाइनेंशियली 2021 एंड 22 में अप्रोक्सीमेटली 6214 करोड़ जो है वो उसके अंदर एलोकेटेड है। उसके अंदर से मिले कितने हैं, 4138 करोड़ इतने मिले हैं। उसके अंदर से यूटिलाइज कितने किए, 2922 करोड़ को यूटिलाइज किया गया है। इस यूटिलाइजेशन के अंदर से 660 करोड़ दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्ट्री है, जो कि वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए प्राइमरीली काम करेगी, उसको सिर्फ दिए गए कितने। अब आप समझिए कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है अगर उसे ही पैसे नहीं दिए गए तो क्या मतलब है। ओरिजिनली कितना था, नीचे देखिए 6214 करोड़ रुपए ओरिजिनली दिए गए थे ताकि वुमेन सिक्योरिटी पे काम किए गए। मिनिस्ट्री को कितना दिया गया, 660 करोड़ रुपए। अभी तो आगे सुनिए, आगे और इंपॉर्टेंट बात है। मिनिस्ट्री ने यूज कितना किया है, 181 करोड़ सिर्फ यूज किया। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे इंडिया के अंदर वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो गया कि पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों आखिरकार वो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, और अगर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा तो ये तो कॉन्ट्ररी सामने आता है कि हमें स्कीम्स को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा स्कीम्स होगी उतना ज्यादा पैसा यूटिलाइज होगा। तो मतलब ही नहीं आता है स्कीम्स को रिड्यूस करने का। इसके बाद उन्होंने बात करी फार्मर्स की। उन्होंने कहा कि जो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिलती थी वो डिक्रीज हो गई। उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के डेटा हमारे सामने रखे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, जब भी आप द हिंदू एनालिसिस पढ़े हमारे साथ, इस वीडियो लेक्चर को देखें तो अपने हाथ में न्यूज़पेपर जरूर रखें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप वीडियो के सामने आ गए और वीडियो देख रहे हैं, अपने हाथ में न्यूज़पेपर रखें, क्योंकि मेरा और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इस तरीके के वीडियोस की जरूरत ना पड़े। मैं खुद ये चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप द हिंदू से इतने फैमिलियर हो जाए कि 1.5 से 2 घंटे के बीच में आप कंप्लीटली उसे पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें और आपको इस तरीके के ट्यूटोरियल्स की जरूरत ही ना पड़े, ताकि आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर फार्मर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी डिक्रीज कर दी है उन्होंने, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। क्यों, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। उसकी वजह से फर्टिलाइजर की कीमत ज्यादा बढ़ गई। तो क्या इंसेंटिव मिलेगा फार्मर्स को, क्या उनकी इच्छा होगी किसी भी तरीके से वो फार्म प्रोड्यूस पैदा करें। एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो मनरेगा के अंदर 25% डिक्रीज कर दिया उन्होंने, जबकि इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि हाल फिलहाल में ज्यादा जरूरत है। क्यों, क्योंकि हम पेंडेमिक से रिकवर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट हैं जो वापस चले गए, तो अब उन्हें कोई ना कोई तरीके से रोजगार तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पहले फंड था 98,000 करोड़, उसको रिड्यूस करके 73,000 करोड़ कर दिया गया है।
तो ये चीज सही नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हमें ज्यादा जरूरत है कि हम ज्यादा लोगों को जो है रोजगार दें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, इसके अंदर आप ये चीज देख सकते हैं कि 15 अदर स्कीम्स को जो है मिला दिया गया है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम ऐसी स्कीम्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ना कि उन्हें रिड्यूस करके मर्ज करके एक स्कीम बना। हेल्थ केयर की बात की जाए तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं आशा वर्कर्स, उनके पास भी अभी तक प्रॉपर सैलरी नहीं पहुंची और कुछ कुछ लोगों को तो 6 महीने की सैलरी भी नहीं मिली। उनको रेगुलर करना, उनको प्रॉपर फ्रेमवर्क देना, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो हम हाल फिलहाल में सोच भी नहीं सकते। तो वहां पे भी इश्यू हमारे सामने आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी को हम जब सामने लाते हैं तो उसके अंदर भी हमारा एक्सपेंडिचर काफी हद तक रिड्यूस हो गया। तो अभी हाल फिलहाल में हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से कि हम गवर्नमेंट स्कीम को डाउनसाइज करें, उनकी फंडिंग को रिड्यूस करें। रादर आर एम एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट कि हम किस तरीके से बेटर सर्विस प्रोवाइड करें, किस तरीके से हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड करें लोगों को। और जीएसटी के बाद तो ज्यादातर फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेंटर की तरफ टिल्टेड हैं, तो सेंटर की और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इस तरीके से इन सारी चीजों को क्या करे, फैसिलिटेट करे। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई टेक्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। अब बीसीसीआई ने क्या कदम उठाया है उसके बारे में जान लेते हैं। बोर्ड ने क्या किया है कि जो भी मैच खेले जाने वाले हैं उनकी जो भी फीस होती है उसे इक्वल कर दिया है। मतलब जो फीस मेल क्रिकेटर्स को मिलती थी वही फीस अब फीमेल क्रिकेटर्स को मिलेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप उठाया गया है बोर्ड द्वारा। अब इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो जान लेते हैं। तो हम इसे यूज कर सकते हैं हमारे सोशल इश्यूज के आंसर में, इंडियन सोसाइटी के आंसर में, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पे दी गई है। बहरहाल वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक स्टेप उठाया गया इंडिया के अंदर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा स्टेप है, जिसे हम हमारे आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।